हाय स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। पिछला क्वेश्चन था उसमें भी अपन ने सीख लिया था कि संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसमें भी हम सीखेंगे कि संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया। अपन को तीन संख्या दे रखी है, पहले अपन को दो संख्या दे रखी थी, अब तीन संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 12, 15 और 21 किस किस के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो अपन के 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडन। इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंडन। सब के अपन क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। बाद में क्या ज्ञात करेंगे अपन, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, 12, 15 और 21 की ज्ञात कर लेते हैं। 12, 15 और 21। ठीक है, अब देखो 12 के अंदर अभाज्य संख्या का भाग देना है किसका देना। ये भाज्य संख्या एक मैंने पढ़ा अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या थी कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना ए दी थी होते। इसका कहने का मीन्स क्या, क्रम वाइज। अब क्रम वाइज यानी स्टेप टू स्टेप अपन को चलना पड़ेगा इसमें, तभी अपन का क्वेश्चन है वो राइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक स्टेप पे स्टेप यानी छोटी संख्या से बड़े यानी छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर अपन को अग्रसर होना है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, उसमें दो का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 6 बार। दो का भाग 6 में जाता है, हाँ कितनी बार, 3 बार। अब दो का भाग नहीं जाता 3 में, 3 का भाग जाता है 2 इंटू 3। ठीक है, इस तरह के अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 का तो भाग जाता नहीं, 3 का जाता है 5 तरीक 15 बार, 5 बार। इसी टाइप से अब किसमें 5 का 5 में जाता है 1 बार। ठीक है, अब 21 में देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिला अपन को, 3 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद में देखना 21 के अभाज्य गुणनखंड। 21 में देखो किसका जाता है, 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि विषम संख्या है। पीछे क्या है, विषम संख्या, 21 भी विषम संख्या है, तो 3 का जाएगा 7 बार, 7 पर 21। और किसका जाएगा, 7 में 7 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अपन को क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 1। इसके ये गुणन अभाज्य गुणनखंड अपन को मिले। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अभाज्य गुणनखंड 21 के क्या मिले अपन को, 3 इंटू 7 अभाज्य गुणनखंड मिले। अब क्या करने की, इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। ठीक है, यानी 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 के एचसीएफ। इसी प्रकार 12, 15 और 21 के एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ क्या बोलता है कि संख्याओं में प्रत्येक लेनी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 लिख दो। इसको 2 की पावर 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लेना है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेना है कि 2 इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है। ठीक है, 3 कॉमन, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, और तो कोई कॉमन नंबर है, तो एचसीएफ क्या होंगे इसके 3। इसी प्रकार देखो 12, 15 और 21 के एलसीएम। एलसीएम का मीन्स क्या होता है कि संख्याओं में प्रत्येक संख्या लेनी, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे, इसमें छोटी घात है तो इसमें बड़ी घात, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणन। देखो 2 किस में नहीं है, मैक्सिमम घात 2 ही है, 2 की पावर 2 इंटू 3, 3, 3, 3 1 है, 3 की पावर 1, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 2 का मीन्स क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 7, 4 तरी 12, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितने होते हैं, 4 और 1 से 20 14 का चौका आंसर की 1, 7 1 8।
इसी प्रकार देखो 17, 23 और 29 के एबाजी गुणनखंड। अब देखो 17, 23, 29 यानी किस किस के एबाजी गुणनखंड देखना है। 17 के एबाजी गुणनखंड, इसी प्रकार से किसके 23 के एबाजी गुणनखंड, 23 के एबाजी गुणनखंड, इसी प्रकार 29 के एबाजी गुणनखंड। तीनों के एबाजी गुणनखंड हम देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अभी। अब देखो 17, 23 और 29 ये स्वयं एबाजी संख्या, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 17 को क्या लिख सकते, 17 का भाग जाता है 17 इंटू 1। 23 को क्या लिख सकते, 23 इंटू 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये स्वयं क्या है, एबाजी संख्याएं है, क्यों इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, एक को छोड़कर। अब क्या करेंगे, 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। 17, 23 व 29 के एचसीएफ। एचसीएफ क्या होते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ एबाजी गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसमें देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 17, 23, 29 ये कॉमन नहीं इसमें, बट एक जरूर कॉमन है। तो अपन का एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार 17, 23 और 29 के क्या एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 17, 23 व 29 के एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया, संख्याओं में प्रत्येक लेनी है एबाजी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे इन सारों को मल्टीप्लाई कराओ, 17, 23 और 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, अपन को सब इनको मल्टीप्लाई करें तो 11 क्या मिलता है, 11,339 अपन को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट करेंगे 8, 9 व 25 के क्या याद करेंगे, 8, 9 व 25 के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक बात है। यानी 8, 9 व 25 के एबाजी गुणनखंड, यानी 8 के एबाजी गुणनखंड, इसी प्रकार 9 के एबाजी गुणनखंड, इसी प्रकार किसके 25 के एबाजी गुणनखंड, 25 के एबाजी गुणनखंड। ठीक है, तो एबाजी गुणनखंड क्या क्या हुए, क्या मिले अपन को, 8 के एबाजी गुणनखंड, यहाँ पर करके देख लेता हूँ, ठीक है। 8 के एबाजी 8, 9 व 25 के एबाजी गुणनखंड अपन को क्या क्या मिलते हैं। 8 में देखो एक क्या है, बाजी संख्या है, तो एबाजी संख्या 2 का भाग जाता है 4 बार, और 2 का भाग जाता है 2 बार, और 2 का भाग जाता है 1 बार। तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मिलता है अपन को, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाते हैं, इसको 2 की पावर अपन 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 9, 9 एक क्या है, बाजी संख्या, तो बाजी संख्या भाग 2 का तो जाता नहीं, विषम संख्या 3 का जाता है 3 बार, और 3 का जाता है 1 बार। 3 इंटू 3 बराबर 3 की पावर 2। अब 25 में देखो 2 का नहीं जाता है, सिर्फ ओनली फॉर 5 का जाएगा सीधा, 5 का जाता है 5 बार, और 5 का जाता है 1 बार। तो अपन को क्या मिला, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 बराबर 5 की पावर 2। अब देखो इसमें कॉमन कोई नहीं आ रहा है, तो मान लेते एक तो एक से मल्टीप्लाई तो होगी इन सारी संख्याएं, अरे किसी से नहीं होती है तो एक से मल्टीप्लाई। 25 के क्या याद करेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो संख्या 8, 9 और 25 के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी संख्या देख लो, संख्या में उभयनिष्ठ क्या कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ओनली फॉर एक को छोड़कर, एक कॉमन है तो अपन का सीधा हो गया, एचसीएफ क्या हो गया अपन का 1 हो गया।
और 8, 9 और 25 का एलसीएम, 8, 9 और 25 का क्या याद करेंगे? एलसीएम। 8, 9 और 25 का एलसीएम और 25 का एलसीएम, संख्याओं के क्या याद करेंगे अपन? एलसीएम। एलसीएम तो अपन जानते हैं कि संख्याओं प्रत्येक संख्याओं में एबाजी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है? अपन का एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है? 8, 3 की पावर 2 का 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25। इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अपन को 1800 मिलता है। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि अपन को एचसीएफ दिया रखा है, एलसीएम दोनों में से एक चीज दे रखी और एक चीज अपन को पूछी। इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने पिछला वीडियो था इंट्रोडक्शन और उसमें बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे। क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या प्रश्नानुसार क्या दिया गया? यानी दिया गया है अपन को, क्या दिया गया है? दिया गया है अपन को, ये अपन की संख्या होती है ए, ये होती है बी। संख्या ए बराबर क्या दे रखा है? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए बराबर दे रखा है 306 और बी की वैल्यू बी बराबर दे रखा है 657। ठीक है। इसी प्रकार देखो ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, अपन को एचसीएफ दे रखा 306 और 657 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन को दिया गया है, कितना दे रखा है? 9 दिया गया। और अपन को ज्ञात क्या करना है? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल अपन को ज्ञात करना है। ये अपन ज्ञात कर लेंगे आराम से। प्रश्नानुसार वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल जैसे एचसीएफ और एलसीएम के क्या बराबर होता है? एचसीएफ क्या फॉर्मूला था? एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये किसके बराबर होता है? ए गुणा बी के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ अपन का क्या दे रखा है? एचसीएफ अपन का 9 दे रखा है। एलसीएम अपन को निकालना है तो अपनी जगह रख दो। एक की वैल्यू कितने दे रखी है अपन को? एक की वैल्यू दे रखी है 306 और बी की वैल्यू अपन को कितनी? 657 दे रखी है। अपन को याद करना है एलसीएम अपनी जगह धरा रहेगा। ठीक है। 306 अपनी जगह, 657 अपनी जगह। इसके डिवाइड में क्या चला जाएगा? ये 9। अब देखो किसी संख्या में भाग जाता है सीधा। देखो 6 और 3 कितने? 9 का भाग इसमें जाएगा। कैसे मालूम हुआ कि इनको जोड़ा तो कितने थे? 9 और 9 का भाग 9 में जाता है एक बार। 3 के पावड़े से ये कितनी बार कटेगा? 3 के पावड़े से ये कितनी बार कटता है? देखो 3 के पावड़े से ये 3 कितनी बार कटेगा? इतना ना 20 18 3 ना 27, कितने बच गए? 3 और पीछे क्या? 6, 3 6 कितने हो गए? 36। यानी इतना ना 20 18 3 27 4 ने 36, कितनी बार कट गया अपन का? 34 बार ये कट गया। तो एलसीएम क्या मिला? 34 इंटू 657। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देख रहे थे कि एलसीएम कितना प्राप्त होता है। जैसे 657 को अपन से 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल की 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हासिल की 6 चौक 24, 24 से 25 26 इंटू 21, 7 3 21 के 1 हासिल की 2, 5 3 15 16 17 17 का अपन को मिल गया 7 और हासिल की 1 6 3 18 की अपन को क्या मिल गया? 19 मिल गया। तो 8 3 1 13 का 3 हासिल की 9 10 11 और 1 12 का 2 हासिल की 1 22,338 अपन को मिल गया। अपन को एलसीएम क्या मिला? 22,338। 22,338 अपन का क्या मिल गया? एलसीएम। ये अपन का आंसर हो गया। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है 5वां, को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां, प्रूव करना, अपन को जांच करना और सिद्ध करके बताना है कि
क्या किसी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, मैंने पढ़ाई थी प्राकृत संख्या क्या होती है, मैंने बताया था कि प्रकृति के अंदर एक चीज विद्यमान है, एक से अनंत तक सारी चीजें बसती हैं, यानी एक से अनंत तक। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें अपन को प्रूफ करना है, जांच करनी है कि जांच कीजिए कि 6 की पावर n प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सके। यदि 6 की पावर n प्राकृत संख्या n बराबर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ले तो ये अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं कि अपन को ये डिसाइड करके बताना है। अपन ने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर यानी अपन ने बताया था कि ये मेरे पास एक पेन है, यानी पृथ्वी पर एक पेन से लेकर अनंत पेन तक विद्यमान है, तो मैं कह सकता हूँ कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तो ये शून्य पर समाप्त हो सकती है कि ऐसा प्रूफ करके अपन को बताना है, समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, डिसाइड करते हैं। अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, संख्या क्या दे रही है, 6 की पावर n, क्या दे रही है, 6 की पावर n, बोल रहा है कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। अब यहाँ पर देखो 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए। प्राकृत संख्या, अब मेरी बात सुनो, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n बराबर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट 1 2 3 ऐसे चलती प्लस इंफिनिटी तक चलती है ना। तो बता रहा है कि इसकी 6 की पावर यदि मैं ये प्राकृत संख्या रखूं तो ये शून्य पर समाप्त होती है या नहीं होती है, अंक शून्य पर समाप्त होती है या नहीं होती। तो देख लेते हैं कि 6 की पावर n है, तो मैं रख देता हूँ कि 6 की पावर मैंने 1 रखी, बराबर कितना हो गया 6, और 6 की पावर में 2 रखता हूँ, कितना हो गई 36। ये तो नहीं आ रहा है। यदि इसके मैं क्या करूँ, एबाजी गुणनखंड करूँ, यदि 6 के एबाजी गुणनखंड यहाँ पर देखता हूँ तो 6 के एबाजी गुणनखंड क्या मिलते हैं, 2 का भाग 3 बार जाता है, 3 का भाग 1 बार जाता है, 2 × 3, 2 की पावर n मान लो या 3 की पावर n मान लो, कुछ भी मैं रखूं तो 2 की पावर यदि मैं 1 रख देता हूं, 3 की पावर 1 रख देता हूं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये मिलेगा अपन को 2 की पावर 1, 2 × 3 कितने होगी 6। अंक शून्य पर तो 1 रख दिया, 2 रख दिया, शून्य पर तो समाप्त होना असंभव है, शून्य पर तो समाप्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इसके हम पहले क्या करें, टुकड़े करें। इसके टुकड़े क्या मिलते हैं, इसके एबाजी गुणनखंड 6 की पावर n के एबाजी गुणनखंड क्या मिला अपन को, एबाजी गुणनखंड क्या मिलते हैं अपन को मिले क्या 2 × 3 की पावर n, ये टुकड़े मिले। हम क्या कह सकते हैं कि इसके एबाजी गुणनखंड करने पर हमें 2 × 3 का रूप मिलता है। तो ये संख्या शून्य पर तो समाप्त नहीं होती। यदि इसका रूप, यदि यहाँ पर रूप इसका एबाजी गुणनखंड करने पर 2 × 5 मिलता, 2 × 5 कितने होते हैं 10, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10, यानी अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा रूप नहीं मिल रहा है, ऐसा रूप मिल रहा है। यदि ऐसा रूप मिलता तो हम कह सकते हैं ये शून्य पर समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा रूप अपन को नहीं मिल रहा है। पावर n के एबाजी गुणनखंड करने पर 2 × 3 का रूप मिलता है। 2 × 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपन का 6 आता है, 6 की पावर n आता है। तो यदि अपन को शून्य का तो रूप नहीं मिल रहा है, तो यदि 2 × 3 की जगह यदि 2 × 5 का रूप होता तो हम कह सकते थे कि ये शून्य पर समाप्त हो सकता है। 10 की पावर n ये शून्य पर समाप्त हो सकता है, कह सकते हैं कि 2 × 5 का रूप होता तो हम कह सकते हैं ये शून्य पर समाप्त होता। लेकिन हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n के एबाजी गुणनखंड करने पर ये अपन का रब कार्य, ठीक है, ये 2 × 5 का रूप नहीं बनाता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 6 की पावर n जहां n पराकृत संख्या, n क्या है पराकृत संख्या, जहां 6 की पावर n अतः कह सकते हैं बनाता, अतः 6 की पावर n जहां n पराकृत संख्या है, 6 की पावर n अंक क्या कह सकते हैं, अंक शून्य पर
पर कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या n अंक शून्य पर 6 की पावर n, जहां n क्या प्राकृत संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती है। ये अपन अपने प्रूफ कर लिया कि ये समाप्त हो सकती है, कि हाँ ये नहीं हो सकती, ये अपन प्रूफ कर लिया। ठीक है, इतना ही। क्या करना है इसमें, देखना है कि अपन को प्रूफ करना है कि ये 2 × 5 का रूप नहीं बनाता। 2 × 5 कितने होते हैं, 10। तो अंक इकाई का अंक शून्य हो सकता था, बट ये ऐसा रूप नहीं बनाता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड करके भी अपन देख ले। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें दे रखा है ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। अब भाज्य संख्याएं तो अपन जानते हैं क्यों। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। इसमें डिसाइड करके देख लेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड हो तो ये भाज्य संख्या है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, ट्राई करते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या है तो क्यों है, अपन दोनों संख्या को लिखते हैं कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। अपन हल लिखते हैं, इसका आंसर क्या दे देंगे कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, हम बताएंगे इसलिए। जैसे 7 × 11 × 13 + 13 नंबर सेकंड पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये अपन को डिसाइड करना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। ये संख्या है, ये दोनों क्यों है, तुम बता सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पर 13 इसमें है, 13 इसमें है। 13 में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 × 11, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 13 बाहर ले लिया तो क्या बचा अपन का 1। चलो 13 बाहर है, 7 को 11 से मल्टीप्लाई, 11 × 7 = 77 प्लस का 1, 13 अपनी जगह, 77 और 1 कितना हो गया 78, 78। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये तो एक अभाज्य संख्या, ये अपन की क्या है, भाज्य संख्या है। जब अपन भाज्य को अभाज्य से गुणा करते हैं तो अपन को भाज्य संख्या मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके संख्या 13 × 78 के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। 2 से अधिक गुणनखंड क्या अपन के संभव है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इस संख्या के 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड संभव है, इसलिए ये भाज्य संख्या। ऐसे टाइप से दूसरे देख लेते हैं कि देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ठीक, इस यहाँ पर 5 है, देखो प्लस का आइकन है यहाँ पर 5 में 5 बार ले लेता हूँ। ठीक है, 5 बार ले लेते यहाँ पर क्या बचा 7 × 6, 5 बार ले लेते, एक का कोई मीन्स नहीं, छोड़ दो इसको। 4 × 3 × 2 और प्लस का 1 इस लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के बाहर है तो इसको लिखना जरूरी, गुणा करो तो वही संख्या आएगी। देखो 5 अपनी जगह, अब मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 6, 6 को 4 से 24, 6 × 24, 24 को अपन से 6 से गुणा करें, जैसे करवा लेते हैं। 24 को यदि 6 से गुणा कराता हूँ, 6 × 4 24 का चौका आंसर की 2, 12 2 14। अब 144 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। 7 × 28 का 8 आंसर की 1, 7 × 28 = 29 का 9 का आंसर की 2, 7 × 28 का 8 आंसर की 2, यानी 7 × 28 29 30 30 की सुम हासिल की 3, 7 3 कितने हो गए 10, 1008। ये अपन को क्या मिला 1008 मिला, प्लस 1 ऐड और कर देता हूँ तो अपन को क्या मिलता है 1009 मिला। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन 5 × 1009 यानी संख्याएं 5 × 1009 के 2 से अधिक गुणनखंड है। अधिक अपन के क्या है इसके गुणनखंड
दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये एक क्या अपन की, यह एक भाज्य संख्या है। क्या अपन की भाज्य संख्या है। ठीक है, चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है एक, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बचा है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, 20 साल का, अजीब व गरीब लग रहा है, जैसे पहाड़ जैसा बड़ा है। यदि कंपेयर करें, यदि पहाड़ के अंदर हम खोदने के लिए जाए पहाड़ को, तो उसमें से पत्थर ही निकलते हैं, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में यदि ये बड़ा है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक आंसर को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, इसलिए हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका चुटकियों में हम आंसर दे देंगे। ठीक है, राइट। हम देखते हैं कि क्या दे रखा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके कुछ याद करेंगे, क्या याद करना है कि क्या अपन को मिलेगा। ठीक है, देख ले, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इसका कहने का मीन्स, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ। पथ का मीन्स क्या होता है अपन का, रास्ता। अब रास्ता नहीं जानते, फिर रास्ता क्या होता है, पथ, जिसके अंदर एक गोल राउंड है। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि अपन के पास में गोल राउंड है, चूड़ी का आकार। जानते हैं कलाई क्या होती है, कलाई पर क्या बन जाती है, चूड़ी जैसे धागा वगैरह जो गोल होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पते हैं, अंडाकार गोलाकार बोलते हैं वर्ताकार पते। इस मैदान का एक चक्कर लगाने पे, जिस मानो कि यहाँ पर मैं खड़ा हूं, सपोज देख कि एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक चक्कर पूरा लगा के मैं यहाँ पर आता हूं, तो लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, इस नाम की कोई लड़की है मान ली सोनिया, उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट का समय लगता है। उसी प्रकार जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि नाम का बॉयज है, उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। सपोज दैट मानो कि दोनों यहां से स्टार्ट होकर चले, कौन, सोनिया प्लस रवि, सोनिया प्लस रवि, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा यानी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, वो करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी ये क्या बोल रहा है कि कितना अंतर कितना हो, देखो तो एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को कितना मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं, कि कितने मिनट बाद ये दोनों, कितने मिनट बाद ये दोनों वापस अपने गंतव्य स्थान जहां पर स्टार्ट हुए थे शुरू में, वहां पर कितने समय बाद आ जाएंगे। यानी हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, हम क्या लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय, चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट क्या 12 मिनट, यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार रवि को एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगता है उसको, रवि को 12 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को एक ही समय पर कब आ जाएंगे, हम इसके एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले एबाजी गुणनखंड ज्ञात करेंगे, एबाजी गुणनखंड करने के बाद इसके एलसीएम ज्ञात करेंगे, अपन को टाइम आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो इनका अंतर होगा, कितने मिनट का अंतर होगा, वो अपन का क्या होगा, अंतर होगा। क्या करेंगे हम, पहले किसके 18 के एबाजी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 18 के एबाजी गुणनखंड, 18 के एबाजी गुणनखंड, एबाजी गुणनखंड, इसी प्रकार कितने के 12 के एबाजी गुणनखंड, 12 के एबाजी गुणनखंड। ठीक है, 18 के एबाजी गुणनखंड क्या मिले, यहाँ पर करके देख लेते हैं कि एबाजी गुणनखंड क्या होते हैं, कि 12 के क्या मिले अपन को, 12 के मिलते हैं, 2 का भाग जाता है 6 बार, 2 का भाग जाता है 3 बार, 3 का जाता है 1, इसी टाइप से 18 के 2 का भाग जाता है 9 बार, 3 का भाग जाता है 3 बार और 3 का जाता है एक बार। यहाँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2,
तो क्या मिले अपन को, यानी या 2 × 2 × 3, या क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है इंटू 3, और वहां पर नीचे 2 × 3 × 3 बराबर क्या 2 × 3 की पावर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। अब मैंने क्या बताया था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 18 अब क्या लिखेंगे 18 के एलसीएम, 18 के लेसे या एलसीएम। क्या बताया कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है, वो हमारे एलसीएम है। संख्याओं में प्रत्येक लेनी है, 2 इसमें ये 2 इसमें ये, बड़ी घात कौन सी है 2 की पावर 2 ये लेंगे, 3 इसमें तो इसमें बड़ी घात कौन सी 3 की पावर 2 ये लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 4 इंटू 3 की पावर 2 का मीन्स होता है 3 की पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 चौक कितना होते हैं 36 मिनट। कितना है एलसीएम 36 मिनट। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः एक लाइन लिखेंगे, अतः रवि व सोनिया 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः रवि व सोनिया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद अपने 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अपन की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से, और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहो दूसरों के पास। ठीक है।